Good morning, students and my dear friends. Today is 15th of May 2023, Monday. लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आपको बिजनेस स्टैंडर्ड और मिंट की पीडीएफ चाहिए तो आप इनकी रिस्पेक्टिव वेबसाइट पर लॉगिन कर सकते हैं। बेसिक वर्जन इन दोनों ही न्यूज़पेपर का फ्री है। इसके अलावा अगर आपको फाइनेंशियल एक्सप्रेस की डेली फ्री पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर सकते हैं। इसी टेलीग्राम चैनल पर डेली बिजनेस स्टैंडर्ड, मिंट और इकोनॉमिक टाइम्स की हेडलाइंस की, न्यूज़ हेडलाइंस की सेपरेट नोटिफिकेशन भी डेली पब्लिश होती है। तो अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये टेलीग्राम चैनल आपके लिए यूजफुल हो सकता है। रिकमेंडेड प्ले स्पीड है इस वीडियो की 1.25x। थॉट ऑफ द डे इज सक्सेस इज नॉट अ गुड टीचर, फेलियर मेक्स यू हम्बल। और आज के मिंट पेपर की अप्रॉक्सीमेटली 11 इंपॉर्टेंट न्यूज़ हेडलाइंस हैं। बिजनेस स्टैंडर्ड की अप्रॉक्सीमेटली 17 इंपॉर्टेंट न्यूज़ हेडलाइंस हैं। और आज के डिस्कशन में हम 15 न्यूज़ आर्टिकल्स कवर करते हैं। तो जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। आज का पहला आर्टिकल जो कि मिंट के पेज नंबर 1 पर दिया हुआ है, गवर्नमेंट हॉल्स प्लान टू अडॉप्ट क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी। तो क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स को ईजी बनाने के लिए, सीमलेस बनाने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिसेंटली अपना प्लान भी इंट्रोड्यूस किया था। गवर्नमेंट जो है वो क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी रेजिम को लेकर के कुछ नए इनिशिएटिव, कुछ नए लॉस लाएगी। लेकिन फिलहाल के लिए एज ऑफ नाउ गवर्नमेंट ने अपना वो जो प्लान है वो पोस्टपोन कर दिया है। और ऐसा कहा जा रहा है कि जो इंसॉल्वेंसी और बैंकरप्सी कोड में जो मेजर्स या जो अमेंडमेंट्स लाए जाने वाले थे वो फिलहाल मानसून के सेशन में लाए जाएंगे। अभी जो रीसेंट अमेंडमेंट्स हैं वो गवर्नमेंट ने पोस्टपोन कर दिए हैं। तो इंडिया का जो आईबीसी कोड है उसमें कुछ अमेंडमेंट्स लाए जा रहे थे, जिससे कि क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी मींस दो कंट्रीज़ के बीच में जो इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स है उसको सीमलेस इजी बनाया जा सके। अब इसका इम्पैक्ट ये पड़ेगा, कि जो फॉरेन लेंडर्स हैं, ऐसे फॉरेन लेंडर्स जिनका इंडियन बिजनेस में सिग्निफिकेंट एक्सपोजर है या जिन्होंने इंडियन बिजनेस में अपना इन्वेस्टमेंट कर रखा है, अब उनको थोड़ा ज़्यादा वेट करना पड़ेगा किसी भी तरह की इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स को या बैंकरप्सी प्रोसीडिंग्स को इनिशिएट करने के लिए अगेंस्ट एनी डिफॉल्टिंग इंडियन कंपनी और इंडियन बिजनेस। तो अगर कोई फॉरेन लेंडर अपने लोकल ट्रिब्यूनल्स में, मतलब अपनी कंट्री के लोकल ट्रिब्यूनल में किसी इंडियन कंपनी के लिए इंसॉल्वेंसी और बैंकरप्सी प्रोसीडिंग्स को इनिशिएट करना चाहता है तो अभी फिलहाल के लिए उससे ज़्यादा वेट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जो गवर्नमेंट का प्लान था आईबीसी में चेंज लाने का, जैसे कि क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी जो प्रोसीडिंग्स है वो ईज आउट हो जाए, फिलहाल के लिए गवर्नमेंट ने वो प्लान जो है वो एक्सटेंड कर दिया है, वो प्लान पोस्टपोन कर दिया है। अगर आप ग्लोबल सिनेरियो की बात करें, अगर इंडिया ये क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी रेजिम प्लान को अडॉप्ट कर लेता थ्रू अमेंडमेंट इन आईबीसी कोड, तो डेफिनेटली इंडिया की जो मार्केट है वो सेवरल अदर इकोनॉमीज के साथ इंटीग्रेट हो जाती, सेवरल अदर मार्केट के साथ इंटीग्रेट हो जाती। कैसे इंटीग्रेट हो जाती? क्योंकि अप्रॉक्सीमेटली 50 ऐसे कंट्रीज़ हैं जिन्होंने यूएन का मॉडल अडॉप्ट किया है। किस लिए? क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी के लिए। तो बेसिकली 50 ऐसे कंट्रीज़ हैं जिन्होंने एक जैसा डेट रेजोल्यूशन रेजीम जो है वो सिस्टम अडॉप्ट कर रखा है अपनी कंपनीज़ के लिए, जिससे कि जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है वो ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्ट हो। क्यों? क्योंकि अगर फॉरेन इन्वेस्टर्स को, लेंडर्स को किसी भी तरह के लीगल प्रोटेक्शन के लिए जाना होगा तो अपने लोकल ट्रिब्यूनल में जा सकते हैं, भले ही उनका इन्वेस्टमेंट किसी अदर कंट्रीज़ में हो। क्यों? क्योंकि उनके लिए जो दोनों ही कंट्रीज़ के बीच में जो डेट रेजोल्यूशन रेजीम है वो सिमिलर है, हार्मोनाइज्ड है। तो यूएन ने बेसिक एक मॉडल प्रपोज किया था क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स के लिए, क्योंकि बहुत सारे जो कन्फ्लिक्ट्स है वो जनरेट हो रहे थे। ये जो फॉरेन लेंडर्स थे वो दूसरी कंट्रीज़ में इन्वेस्ट करते थे और कई बार कंपनीज जो थी वो इंसॉल्वेंट हो जाती थी और उनकी इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स जो है वो केवल उसी की होम कंट्री में ही चल सकती थी। और इसकी वजह से कई बार जो फॉरेन लेंडर्स थे उन्हें अपना पैसा वापस निकालने में बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ता था। उनका जो मनी था, उनका जो इन्वेस्टमेंट था उसी कंट्री में स्टक रह जाता था। इसीलिए यूएन ने एक क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी मॉडल प्रपोज किया था और कई सारे स्ट्रिंजेंट रिस्ट्रिक्शंस भी यूएन ने प्रपोज किए थे, जैसे कि जो फॉरेन लेंडर्स हैं, फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, उनके इंटरेस्ट को प्रमोट किया जा सके, उनके इंटरेस्ट को सिक्योर किया जा सके। तो इंडियन गवर्नमेंट ने भी बोला कि जो यूएन बेस्ड मॉडल है क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी का, उसको इंडिया गवर्नमेंट जो है वो भी अडॉप्ट करेगी थ्रू इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड अमेंडमेंट। लेकिन फिलहाल के लिए गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स का ही कहना है कि अभी गवर्नमेंट के टॉप एजेंडास में ये मॉडल नहीं है। क्योंकि अभी कंपनीज के, अगर इंडस्ट्री के केस में देखो तो गवर्नमेंट के लिए जो प्रायोरिटीज़ हैं वो लार्जर कॉरपोरेशंस जो हैं वो इनफॉर्मल डेट, जो उनकी जो इनफॉर्मल डेट की रेजोल्यूशन स्कीम है जो कि अभी के लिए केवल और केवल स्मॉल बिजनेसेस को ही अवेलेबल है, इस पर्टिकुलर इशू को गवर्नमेंट प्रायोरिटी बेसिस पर
पर ट्रीट करेगी। रियल स्टेट सेक्टर के लिए न्यू रिजीम जो कैसे इंसॉल्वेंसी को हैंडल किया जाए, इस तरह के कई सारे जो प्रायोरिटी इश्यूज़ हैं वो गवर्नमेंट के टॉप एजेंडाज में। फिलहाल के लिए जो क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी का जो प्लान था वो गवर्नमेंट अभी मॉनसून सेशन में टेकअप कर सकती है। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 2, that is also given on page number 1 of Mint paper. Axis trustee approaches NCLT to add more future retail claim. तो जो एक्सिस बैंक और जो एक्सिस ट्रस्टी सर्विसेज लिमिटेड है, जो कि वन ऑफ द वेरी सिग्निफिकेंट फाइनेंशियल क्रेडिटर्स है किसका, फ्यूचर रिटेल्स का, जिसके अगेंस्ट इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स चल रही। तो फ्यूचर रिटेल के एक सिग्निफिकेंट फाइनेंशियल क्रेडिटर एक्सिस बैंक ने एनसीएलटी में अप्रोच किया। एनसीएलटी स्टैंड्स फॉर नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल में अप्रोच किया है। किस लिए अप्रोच किया है? क्योंकि रेजोल्यूशन जो प्रोफेशनल्स हैं उन्होंने एक्सिस बैंक का जो क्लेम था अप्रॉक्सीमेटली 470 करोड़ का जो क्लेम था डेट का, उसको रिजेक्ट कर दिया। जो टोटल क्लेम था अप्रॉक्सीमेटली 1266 करोड़ का टोटल लोन है फ्यूचर ग्रुप में, जिसमें ये क्लेम कर रहा है एक्सिस ट्रस्टी अप्रॉक्सीमेटली 470 करोड़ का। तो उसको रेजोल्यूशन प्रोफेशनल्स ने रिजेक्ट कर दिया था और इसी के बाद जो एक्सिस ट्रस्टी हैं वो एनसीएलटी गए हैं अपनी इस पिटीशन को लेकर के, और ऐसा कहा जा रहा है कि जो बैंक्रप्सी ट्रिब्यूनल है वो वेडनेसडे को अपना वर्डिक्ट दे सकती है एक्सिस के इशू पर। और एक्सिस बैंक के जो ऑफिशियल्स हैं उनका ये कहना है कि अगर एक्सिस बैंक का जो क्लेम है, क्रेडिट का क्लेम है, वो अगर एक्सेप्ट कर लिया जाता है तो एक्सिस बैंक जो है वो 5th लार्जेस्ट क्रेडिटर बन जाएगा इन केस ऑफ फ्यूचर रिटेल इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स। और अभी के लिए अगर हम बात करें एज ऑफ नाउ, अगर हम फ्यूचर ग्रुप के मेन फाइनेंशियल क्रेडिटर्स की बात करें तो बैंक ऑफ न्यूयॉर्क ने एक सिग्निफिकेंट पोर्शन क्लेम किया है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने एक सिग्निफिकेंट अमाउंट का जो क्लेम है वो रजिस्टर किया। हालांकि ये लोग क्लेम बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, बट इनका जो क्लेम एक्चुअली में रजिस्टर हुआ है बहुत कम अमाउंट का हुआ है। तो अगर एक्सिस बैंक का भी क्लेम रजिस्टर हो जाता है तो एक्सिस बैंक जो है वो 5th लार्जेस्ट सिग्निफिकेंट क्रेडिटर बन के सामने आ जाएगा। तो फिर इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स में एक्सिस बैंक का रोल भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 3, दैट इज ऑल्सो गिवन ऑन पेज नंबर 1 ऑफ मिंट पेपर। वीजा डीले पुश इंडियन IT फर्म्स टू हायर US लोकल। तो ऐसी टॉप इंडियन IT कंपनीज जो कि US में ऑपरेट कर रही हैं वो अपनी रिक्रूटमेंट स्ट्रैटेजीज़ को दोबारा से फ्रेम कर रही हैं, अपनी रिक्रूटमेंट स्ट्रैटेजीज़ पर दोबारा से काम कर रही हैं। क्यों? क्योंकि जो US का वीज़ा है इस समय US के वीज़ा में लेंदी वेट टाइम देखने को मिल रहा है। US वीज़ा बहुत डीलेड फॉर्म में प्रोवाइड किया जा रहा है, डीलेड प्रोसेस में प्रोवाइड किया जा रहा है, जिससे कि लेंदी टाइम का वेट करना पड़ रहा है कंपनीज़ को अपने एम्प्लॉयज़ को USA बुलाने में और उन्हें बोर्डिंग कराने में। और इसीलिए जो IT सर्विस कंपनीज़ हैं वो अपनी रिक्रूटमेंट स्ट्रैटेजी को मॉडिफाई कर रही हैं, जिससे कि वो जो लोकल US हैं उनको हायर कर सके इंस्टेड ऑफ हायरिंग द इंडियंस, क्योंकि इंडियंस को US का वीज़ा लेने के लिए बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ा बिकॉज ऑफ द लेंदी डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस एज वेल एज द मेजर्स टेकन बाय US गवर्नमेंट टू रिस्ट्रिक्ट द वीज़ा एलोकेशन। तो जो H1B वीज़ा है उस पर डिपेंडेंसी रिड्यूस करने के लिए जो कंपनीज़ हैं वो लोकल और डाइवर्सिफाइड अदर कंट्रीज से जो रिसोर्सेज हैं, स्पेशली HR हैं, वर्कफोर्स है, उनको हायर कर रही है। एंड फॉर डिकेड्स IT कंपनीज डिप्लॉयड अ सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ देयर वर्कफोर्स ओवरसीज विच ग्रेजुअली एक्सपेंडिंग द लोकल हायरिंग्स। तो डेफिनेटली अपनी वर्क नीड को मीट आउट करने के लिए जो कंपनीज़ हैं वो अब लोकल को हायर US लोकल को हायर करने के लिए कंपल्शन में है, क्योंकि जो उनके इंडियन काउंटर पार्ट्स हैं वो उनको वीज़ा नहीं दे रहे हैं, या US जो इंडियन काउंटर पार्ट्स हैं उनको US अथॉरिटीज़ के थ्रू जल्दी वीज़ा या टाइमली मैनर में वीज़ा नहीं मिल रहा है। अब देख लेते हैं शॉर्ट न्यूज़ आर्टिकल्स फ्रॉम मिंट। अडानी रिवाइव्स कैपेक्स प्लान फॉर $1.5 बिलियन। तो अडानी एंटरप्राइजेज ने 4 महीनों के हॉल्ट के बाद या 4 महीनों के वेट के बाद फाइनली जो उसका कैपिटल एक्सपेंडिचर का प्लान था अप्रॉक्सीमेटली $1.5 बिलियन का जो कैपिटल एक्सपेंडिचर प्लान किया था 24 के लिए, उसको एग्जीक्यूट करने जा रहे हैं नए बिजनेसेस में को किक स्टार्ट करने के लिए। जो अडानी एंटरप्राइजेस है वो अब अपने कैपिटल एक्सपेंडिचर प्लान को दोबारा से एग्जीक्यूट करने जा रहे हैं। और इसके लिए जो फंड रेजिंग एक्सरसाइज जो फरवरी में जो स्टार्ट होनी थी उसको पोस्टपोन कर जाएगा, तो फिर से फंड रेजिंग एक्सरसाइज जो है वो इनिशिएट करेगी कंपनी। और जो ये इन्वेस्टमेंट है कैपिटल एक्सपेंडिचर का, ये सोलर मॉड्यूल्स, मैन्युफैक्चरिंग, ग्रीन हाइड्रोजन, एयरपोर्ट्स, डेटा सेंटर, इन सारे बिजनेसेस में लगाया जाएगा। एंड दिस इज द करंट सिचुएशन ऑफ अदर कंपनीज, यू कैन जस्ट हैव द ग्लिम्स ऑफ इट कि जो अडानी ग्रुप से जो पैसा है वो फिलहाल कहाँ कहाँ जाएगा, कहाँ कहाँ कितना कितना इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। गो वांटेड टू जंप द लाइन इन इंजन डिलीवरी।
तो गो एयरलाइंस ने जब इंसॉल्वेंसी की प्रोसीडिंग्स फाइल करी थी तो उसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न गो एयरलाइंस ने दिया था वो ये दिया था कि जो प्रैट एंड विटनी ने इंजन डीले किया है, पीएनबी ने इंजन डीले किया है, जिसकी वजह से जो गो एयरलाइंस है वो अपने फ्लाइट को ऑपरेशनल नहीं रख पा रही है। इसी को लेकर के जो यूएस बेस्ड इंजन मेकर कंपनी है उनका ये कहना है, उसी के रिस्पॉन्स में PNW के जो ऑफिशियल्स हैं, यूएस बेस्ड जो इंजन मेकर कंपनी है उसने ये कहा है कि जो गो एयर है वो कंपनी से रिक्वेस्ट कर रही थी कि जो अदर कंपनीज़ की जो एयरलाइंस या इंजन्स की रिक्वायरमेंट फ़िलहाल के लिए उसको इग्नोर करके प्रायोरिटी बेसिस पर गो एयरलाइन को इंजन सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड कर जाए। भले ही उसने आर्बिट्रेशन में इतना ज़्यादा जो है वो विन नहीं किया था, इसके बावजूद भी गो एयरलाइन ये चाहती थी कि जो प्रैट एंड विटनी कंपनी है वो अदर कंपनीज़ की जो डिलीवरी है, जो अदर कंपनीज़ की रिक्वायरमेंट है उसको इग्नोर करके इनकी कंपनी को प्रायोरिटी बेसिस पर इंजन प्रोवाइड करे। तो बेसिकली गो एयर वांटेड टू जंप द लाइन फॉर द इंजन ओवर द अदर कस्टमर्स वर्ल्ड वाइड, ये कंपनी का कहना है, जिसकी वजह से कंपनी ने उनको क्लियरली मना कर दिया कि जो शेड्यूल है उसी के हिसाब से उनको इंजन की डिलीवरी करी जाएगी। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 4 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 4 ऑफ बिजनेस स्टैंडर्ड। इंडिया फार बिहाइंड इन रेस फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट टू यू। रिसेंटली इंडिया में आत्मनिर्भर भारत को लेकर के बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव, बहुत ज़्यादा स्कीम गवर्नमेंट ने लॉन्च करी थी। और इनिशियली अगर हम देखें जो ये पहला स्कीम लॉन्च करी गई थी इसका पर्पस ये था कि जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक सेगमेंट है उसका एक्सपोर्ट जो है वो इंक्रीज़ किया जाए, स्पेशली मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जिस तरीके से इंडिया की डिपेंडेंसी है अदर कंट्रीज़ को लेकर के उसको रिड्यूस किया जाए और ग्लोबल सप्लाई चेन में इंडिया जो है वो एक इम्पॉर्टेंट ट्रेडिंग पार्टनर के फॉर्म में सामने आए। लेकिन अगर हम डेटा को देखें तो कई सारे कॉम्पिटिंग नेशंस में इंडिया के जो कॉम्पिटिशन है इंटरनेशनल ट्रेड में, जैसे कि वियतनाम, मलेशिया, मैक्सिको, स्पेशली इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट के सेगमेंट में, तो इंडिया ने इन कंट्रीज़ के कंपैरिजन में कम एक्सपोर्ट किया है यूएस को। तो अगर यूएस में इंडिया का इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट का डेटा देखा जाए तो इंडिया इज समवेयर लूजिंग इन कंपैरिजन टू इट्स कॉम्पीटिंग नेशंस. It means they are giving or they are exporting more electronics to US in comparison to India in spite of this PLI and Atmanirbhar Bharat push. और अगर इंटरनेशनल सिनेरियो की बात करें तो चाइना जो था वो एक सिग्निफिकेंट ट्रेडिंग पार्टनर था यूएस का इन केस ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट। लेकिन चाइनीज़ जो कंपनीज से जो चाइनीज़ इलेक्ट्रॉनिक इंपोर्ट्स था उस पर 25% की पनेटिव ड्यूटी जो थी वो यूएस ने इम्पोज कर दी थी। और इसके बाद ये कहा जा रहा था कि ये जो इंडिया के लिए बहुत सिग्निफिकेंट अपॉर्चुनिटी, क्योंकि अगर चाइना के इलेक्ट्रॉनिक्स पर 25% की एडिशनल ड्यूटी इम्पोज करी जा रही है एज अ पनिशमेंट, एज अ फाइन, तो इंडिया के लिए सिग्निफिकेंट अपॉर्चुनिटी है कि इंडिया इस अपॉर्चुनिटी को टैप कर सकता है अपना इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट यूएस में इंक्रीज करने के लिए। और इस पनेटिव ड्यूटी की वजह से जो चाइना का इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट है वो अप्रॉक्सीमेटली $29 बिलियन तक फॉल हो गया बाय लास्ट 4 ईयर। और अगर हम इंडिया और अदर कंट्रीज़ का डेटा देखें तो इंडिया इस अपॉर्चुनिटी को टैप करने में उतना सक्सेसफुल नहीं रहा जितना कि अदर कंट्रीज़ जैसे कि वियतनाम, मलेशिया और मैक्सिको, इन्होंने एक सिग्निफिकेंट इंक्रीज रजिस्टर किया इन टर्म्स ऑफ देयर इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट टू यूएस इन कंपैरिजन टू इंडिया। अगर हम वियतनाम की बात करें तो वियतनाम ने अप्रॉक्सीमेटली $39.3 बिलियन का एक्सपोर्ट किया है ड्यूरिंग द सेम पीरियड। इसी तरह मलेशिया का जो भी इम्पोर्ट है वो $7.9 बिलियन से इंक्रीज किया है। मैक्सिको का भी $20.4 बिलियन से इंक्रीज किया है फॉर द सेम पीरियड ऑफ टाइम। और अगर हम इंडिया का डेटा देखें तो इंडियाज इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट टू यूएस इन एब्सोल्यूट टर्म वेंट अप बाय मेयर $3.2 बिलियन बिटवीन 2018 एंड व्हेन दे स्टूड एट $1.3 बिलियन and to $4.5 बिलियन in 2022। तो अप्रॉक्सीमेटली $4.5 बिलियन का जो इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट है वो इंडिया कर पाया है यूएस को, जबकि अगर हम मलेशिया, वियतनाम और मैक्सिको को देखें तो उन्होंने सिग्निफिकेंट नंबर में या सिग्निफिकेंट इंक्रीज के फॉर्म में अपना जो इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट है वो इंक्रीज किया है यूएस को। और इसमें अगर हम चाहें तो एक और कंट्री का नाम इंक्लूड कर सकते हैं, ताइवान। अगर हम ताइवान को चाइना में ना इंक्लूड करके ताइवान को, तो ताइवान का भी जो इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट है यूएस में वो सिग्निफिकेंटली इंक्रीज हुआ, अप्रॉक्सीमेटली $30.5 बिलियन का इंक्रीज देखने को मिल रहा है ड्यूरिंग दिस 4 ईयर्स। तो 4 साल का डेटा है बेसिकली जब से चाइना पर यूएस ने पनेटिव ड्यूटी लगाई थी, और उस ड्यूरेशन में
टॉप कंट्रीज जो रहे वियतनाम, मलेशिया, मैक्सिको और ताइवान रहे, इंडिया वो उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने में सक्सेसफुल नहीं रहा. So India's failure to grab the opportunities reflected the fact that its share in US electronic import was decimal. Approximately 0.8% ही है इंडिया का शेयर US के total electronic import में. So definitely India has missed the opportunity. This is the China's export to US. This is Vietnam, Mexico, Malaysia, Taiwan and India. You can just have the glimpse of it. 2018 से लेकर 2022 तक का डेटा है. 2018 से क्यों? क्योंकि 2018 में ही चाइना पर ये 25% ड्यूटी जो थी, पनेटिव ड्यूटी, वो यूएसए ने लगाई थी. अब देख लेते हैं नेक्स्ट शॉर्ट क्लिप जो कि इसी के साथ लगी हुई है. FPI's pump in ₹23K करोड़ ऑन स्ट्रॉन्ग आउटलुक. तो फॉरेन इन्वेस्टर्स ने इंडियन मार्केट में, इंडियन इक्विटी मार्केट में बाइंग इंटरेस्ट रजिस्टर किया है इन द मंथ ऑफ मे, और अप्रॉक्सीमेटली मे के मंथ में 23,152 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है फॉरेन इन्वेस्टर्स ने इंडिया में, या और स्पेसिफिकली बोले तो इंडिया की इक्विटी मार्केट में. तो मई के इनिशियल यानी अगर हम 15 डेज की बात करें, 1 मई टू 15 मई, यानी आज तक का डेटा अगर हम देखें तो 4th नाइट में, बिकॉज ऑफ द लोअर चांसेस ऑफ फर्दर रेट हाइक बाय यूएस फेडरल, नाउ फॉरेन इन्वेस्टर्स आर सीकिंग more profit in emerging market, and that is why Indian equity market has been a अट्रैक्टिव एवेन्यूज फॉर फॉरेन इन्वेस्टर, और उन्होंने इंडिया में इन्वेस्ट किया कि उनको ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा, क्योंकि अब यूएस में फिलहाल के लिए जो इंटरेस्ट रेट हाइक है वो अभी नहीं होने वाला है, या जो उतना रेट हाइक देखने को नहीं मिलेगा जितना पहले देखने को मिला था, जिसकी वजह से इंडिया को मई के फर्स्ट 15 डेज में अप्रॉक्सीमेटली 23,000 करोड़ का फॉरेन इन्वेस्टमेंट देखने को मिला. आप देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 5 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 4 ऑफ बिजनेस स्टैंडर्ड. फार्मर्स फ्लैग क्रॉप लॉसेस रिस्क इफ 27 पेस्टिसाइड्स बैन. गवर्नमेंट ने मई 2020 ड्राफ्ट गजट नोटिफिकेशन में कुछ पॉपुलर पेस्टिसाइड्स को बैन करने की बात कही थी. तो बेसिकली जो प्रिस्क्राइब 27 पेस्टिसाइड्स हैं, तो जिन्हें अप्रूवल मिला हुआ है उनका नंबर रिड्यूस करके 3 करने की बात की थी गवर्नमेंट ने, और इसका रीज़न है कि हेल्थ के इश्यूज़ को कंसीडर करते हुए गवर्नमेंट ने बोला था कि अब इन पेस्टिसाइड्स को इंडिया में बैन कर देना चाहिए, क्योंकि अगर हम इन पेस्टिसाइड्स को देखें सेवरल डिकेड से यूज़ हो रहे हैं और इसका नेगेटिव हेल्थ इम्प्लीकेशन देखने को मिल रहा है पब्लिक पर. तो पैनल वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड और उस पैनल ने रिकमेंडेशन दी थी कि फिलहाल के लिए जो 27 पेस्टिसाइड्स हैं इनको बैन कर दिया जाए. लेकिन 2021 जनवरी में गवर्नमेंट ने एक पैनल और कॉन्स्टिट्यूट किया, और उस पैनल को ये काम दिया गया कि आप फिलहाल के लिए जो ये पेस्टिसाइड्स हैं इनकी सेफ्टी, टॉक्सिसिटी, एफिकेसी के बारे में स्टडी करें, और जो अपडेटेड स्टेट ऑफ डेटा है उसको गवर्नमेंट को दिखाएं और गवर्नमेंट को रिकमेंड करें कि गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए. फिलहाल के लिए क्या जो 27 पेस्टिसाइड्स बेस्ड फॉर्मुलेशंस हैं क्या इनको बैन करना चाहिए. इनिशियली पैनल को 3 महीने दिए गए थे कि अपनी रिपोर्ट सबमिट करें, बट पैंडेमिक की वजह से जो टाइम था ये एक्सटेंड होता गया. हालांकि पैनल ने रिकमेंडेशन नहीं दी कि जो पेस्टिसाइड्स हैं वो बैन हो, लेकिन जो सर्वे किया गया उसके अकॉर्डिंग पैनल ने ये भी बोला है कि जो फार्मर्स हैं उनको ये जो पेस्टिसाइड्स हैं ये एक ईजी प्राइस में या कम प्राइस में मिल जाते हैं, जिससे कि उनकी फसल को कम नुकसान होता है. जो पेस्टिसाइड्स की वजह से उनकी फसल जो है वो ठीक ठाक रहती है. लेकिन अगर ये पेस्टिसाइड्स बैन हो जाते हैं तो गवर्नमेंट को उन्हें ऑल्टरनेटिव कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशंस ऑफर करना चाहिए, क्योंकि फार्मर्स का ये मानना है कि अगर ये 27 पेस्टिसाइड्स बैन होते हैं तो डेफिनेटली देयर विल बी द रिस्क ऑफ क्रॉप लॉस और सिग्निफिकेंट क्रॉप लॉस देखने को मिलेगा, ऐसा मानना है फार्मर्स का. तो अप्रॉक्सीमेटली 1,500 रिस्पॉन्डेंट से डेटा कलेक्ट किया गया था, जिसमें से 55% जो रिस्पॉन्डेंट हैं फार्मिंग कम्युनिटी वो ये मानते हैं कि अगर एक पेस्टिसाइड्स बैन होते हैं तो देयर विल बी द पॉसिबल लॉस टू देयर क्रॉप्स, और गवर्नमेंट अगर कोई उन्हें इफेक्टिव कॉस्ट इफेक्टिव ऑल्टरनेटिव पेस्टिसाइड सोल्यूशन नहीं प्रोवाइड करते तो ये जो गवर्नमेंट का डिसीजन है ये बहुत सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट डालेगा क्रॉप्स की प्रोडक्टिविटी पर. तो लेट अस सी, अभी फिलहाल के लिए जो फार्मर्स हैं उन्होंने क्रॉप लॉस का जो अपना इशू है वो रेज किया है. जो पैनल था उसने भी रिकमेंडेशन यही दी है. लेट अस सी व्हाट डिसीजन गवर्नमेंट विल टेक. अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 6 दैट इज ऑन पेज नंबर 6 ऑफ बिजनेस स्टैंडर्ड. गवर्नमेंट इम्पोजेस इंपोर्ट बैन ऑन 928 डिफेंस आइटम टू सेल्फ रिलायंस. तो आत्मनिर्भर भारत को प्रमोट करने के लिए स्पेशली वेपनरी और डिफेंस इक्विपमेंट के सेक्टर में, यानी हमारे डिफेंस में जो हमारी डिपेंडेंसी है अदर कंट्रीज में, चाहे वो फ्रांस हो, चाहे वो इजराइल हो, चाहे वो यूएस हो, चाहे वो रशिया हो,
उसमें अपनी डिपेंडेंसी को रिड्यूस करने के लिए गवर्नमेंट जो है अब वेपनरी और डिफेंस इक्विपमेंट सेक्टर में भी आत्मनिर्भर को पुश अप करना चाह रही है और पुश देना चाह रही है। और इसी के लिए मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने संडे को एक नोटिफिकेशन जो है वो प्रोमलगेट किया है, और जिसके अकॉर्डिंग 928 स्ट्रैटेजिक जो स्पेयर और कंपोनेंट हैं उनके इंपोर्ट पर बैन लगाने जा रही है गवर्नमेंट। उनके इंपोर्ट को कम करने जा रही है, उनके इंपोर्ट को पर टोटल बैन लगाने जा रही है। तो 928 ऐसे स्पेयर पार्ट्स और इक्विपमेंट और कंपोनेंट आइडेंटिफाई किए हैं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने, जिस पर कंप्लीट इंपोर्ट बैन जो है वो लगेगा। इंपोर्ट बैन मीन्स कि अब उन स्पेयर आइटम्स को, उन कंपोनेंट्स को जो कि स्ट्रेटेजिक इक्विपमेंट में यूज़ होते हैं, उनको इंपोर्ट नहीं किया जा सकेगा। उनको इंडिया की डोमेस्टिक मार्केट से ही खरीदना पड़ेगा कंपनीज को और सेना को। सो दिस इज सो कॉल्ड फोर्थ पॉजिटिव इंडिजनाइजेशन लिस्ट, PIL लिस्ट। आप ये याद कर सकते हैं, चौथी बार गवर्नमेंट ने ये पॉजिटिव लिस्ट जो है PIL जो लिस्ट है ये गवर्नमेंट ने या मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने नोटिफाई करी है, जिसमें ऐसा कहा जा रहा है अप्रॉक्सीमेटली 715 करोड़ के वर्थ के हाई एंड मटेरियल और स्पेयर पार्ट्स इंक्लूड है, यानी अप्रॉक्सीमेटली 715 करोड़ का जो इम्पैक्ट है वो परमिट होगा। और इसका मतलब क्या हो, इसका मतलब ये गवर्नमेंट ने जो ये 928 आइटम्स हैं इनकी कुछ डेट तक इनका जो इंपोर्ट है वो परमिट किया, और इसके बाद गवर्नमेंट ने बोला है कि आप इसका इंपोर्ट नहीं कर पाएंगे। अगर आपको इसकी ज़रूरत है इन स्पेयर पार्ट्स और हाई एंड मटेरियल्स की, तो आपको उसको इंडिया की डोमेस्टिक इंडस्ट्री से, डोमेस्टिक जो पार्ट मेकर्स हैं उनसे ही खरीदना पड़ेगा। सो आफ्टर ईच वंस इंपोर्ट डेडलाइन इक्लैप्स इट विल हैव टू बी प्रोक्योर्ड फ्रॉम द इंडियन इंडस्ट्री ओनली। तो ये फोर्थ PIL लिस्ट है। इससे पहले 3 PIL लिस्ट और आ चुकी हैं। PIL लिस्ट स्टैंड्स फॉर पॉजिटिव इंडिजनाइजेशन लिस्ट, जहाँ पर गवर्नमेंट उन आइटम्स को बैन कर देती है जिनकी अवेलेबिलिटी इंडियन मार्केट में है। तो अब ये जो 928 आइटम है इनका इंपोर्ट जो है वो रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा। और अगर इनमें आइटम्स की बात करें, कौन कौन से ऐसे आइटम्स हैं इनमें, तो रिप्लेसेबल यूनिट, LRU, सब सिस्टम, असेंबली, स्पेयर्स, कॉम्पोनेंट ऑफ डिफेंस सिस्टम, इस तरह की रेंज के प्रोडक्ट्स हैं। अगर फर्स्ट PIL स्कीम की बात है तो उसमें 101 आइटम्स थे, जो कि अगस्त 2022 में पहली बार गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस हुई थी। इसका सेकेंड जो PIL लिस्ट थी उसमें 128 आइटम थे जो मई 2021 में प्रमलगेट करी गई थी। थर्ड जो लिस्ट थी उसमें भी 101 आइटम्स थे जो कि अप्रैल 2022 में गवर्नमेंट ने पब्लिश करी। तो हर एक साल में उन आइटम की जो लिस्ट है वो बढ़ती जाएगी। अगर हम देखें तो जो फोर्थ लिस्ट है इसमें सबसे ज़्यादा आइटम है अभी तक। पिछले जो 3 लिस्ट थे उसमें अप्रॉक्सीमेटली 100, 102, 101 आइटम्स थे, लेकिन इस बार 928 आइटम्स की फोर्थ पॉजिटिव इंडिजनाइजेशन लिस्ट जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने पब्लिश करी। अब देख लेते हैं सम शॉर्ट न्यूज आर्टिकल्स फ्रॉम बिजनेस स्टैंडर्ड। लॉबिंग बाय लेजर्स, faulty P&W engines hurt India, go first. The Indian aviation sector was suffered huge losses due to the faulty engine supplies by American firm P&W company. Nearly 75 aircrafts are grounded all across the nation. ऐसा कहना है गो फर्स्ट के टॉप एग्जीक्यूटिव का। तो उनका ये कहना है कि जो इंडियन एविएशन इंडस्ट्री है, गो फर्स्ट तो जा ही रही है इंसॉल्वेंसी में, लेकिन अगर टोटल इंडियन एविएशन इंडस्ट्री की बात करें तो लॉबिंग की वजह से और फॉल्टी इंजन्स की वजह से इंडियन एविएशन इंडस्ट्री को ह्यूज लॉस हो रहा है। अप्रॉक्सीमेटली अगर हम देखें तो 75 जो एयरक्राफ्ट्स हैं वो ग्राउंडेड हैं केवल इसी वजह से कि फॉल्टी इंजन प्रोवाइड किया है। तो आस्किंग एविएशन वर्किंग ग्रुप एंड एसोसिएशन ऑफ एयरक्राफ्ट लेजर्स, इंजन मेकर्स एंड प्लान मेकर्स टू प्रेशर P&W टू मीट इट्स ऑब्लिगेशन टू सप्लाई द इंजन ऑन टाइम विथ प्रॉपर क्वालिटी। तो ये कहना है गो फर्स्ट के जो एग्जीक्यूटिव हैं उनका। अगर हम ग्राउंडेड की बात करें, एक्चुअली में ग्राउंडेड कितने हैं, तो गो फर्स्ट के 28 जो एयरक्राफ्ट हैं वो ग्राउंडेड है, इंडिगो के 30 एयरक्राफ्ट ग्राउंडेड हैं, स्पाइस जेट के 15 जो एयरक्राफ्ट हैं वो ग्राउंडेड हैं। और इसका जो इशू है वो ये दिया जा रहा है कि इंजन में जो टेक्निकल ग्लिचेस आ रहे हैं उसकी वजह से अभी के लिए इन एयरक्राफ्ट को ग्राउंडेड रखा गया। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। एक्सपोर्ट टू EU, US ग्रोस बट एशिया अफ्रीका सफर्स। सो इंडियाज मर्केंटाइज शिपमेंट टू सर्टन एशियन एंड अफ्रीकन रीजन कॉन्ट्रैक्टेड इन फाइनेंशियल ईयर 23। तो फाइनेंशियल ईयर 23 में का डेटा है इंडिया का मर्केंटाइज एक्सपोर्ट। मर्केंटाइज एक्सपोर्ट मीन्स गुड्स का एक्सपोर्ट, इंडिया ने कितना गुड्स एक्सपोर्ट किया है। तो अगर हम डेटा देखें तो इंडिया के जो की रीजन रहे जहां पर इंडिया ने सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट किया है, तो नॉर्थ अमेरिका, यूरोपियन कंट्रीज, GCC नेशंस, आसियान और लैटिन अमेरिका। इनमें सिग्निफिकेंट इंक्रीज देखने को मिल रहा है एक्सपोर्ट में परसेंटेज वाइज अगर हम देखें। और ऐसे रीजन जहां पर इंडिया का एक्सपोर्ट जो है डाउन हुआ है इन कंपैरिजन टू प्रीवियस ईयर, तो नॉर्थ ईस्ट एशिया, साउथ एशिया,
ईस्ट एशिया, CIS नेशन और सेंट्रल अफ्रीका, तो इन कंट्रीज में अगर हम देखें तो इंडिया का जो एक्सपोर्ट है वो सिग्निफिकेंटली डाउन हुआ है इन कंपैरिजन टू लास्ट ईयर। दिस इज द एक्सपोर्ट डेटा इन टर्म्स ऑफ बिलियन एंड दिस इज इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज चेंज। तो इंडिया का जो मर्केंटाइज एक्सपोर्ट है वो US और EU में तो इंक्रीज हुआ है फाइनेंशियल ईयर 23 में, लेकिन एशिया और अफ्रीकन रीजन में हमें अपना एक्सपोर्ट डाउन होता हुआ दिख रहा है। तो रिसेंटली कॉमर्स डिपार्टमेंट ने डेटा पब्लिश किया। अब इसका रीज़न क्या है? अगर इसके रीज़न की बात करें तो इसका रीज़न ये जो एक्सपर्ट साइड कर रहे हैं कि चाइना में ज़ीरो कोविड पॉलिसी की वजह से जो इंडियन प्रोडक्ट्स हैं उनकी डिमांड रिड्यूस हुई है। इसके अलावा अगर हम जापान और साउथ कोरिया को देखें तो उन्होंने स्पेशली डायमंड्स और जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जो इंडिया से इम्पोर्ट करते थे उसमें रिड्यूस किया है, जिसकी वजह से इंडिया के जो का एक्सपोर्ट है इन कंट्रीज में वो रिड्यूस हो रहा है। इसके बाद रशिया सैंक्शन हिट की वजह से रशिया में जो हमारा एक्सपोर्ट जाता था वो भी डाउन हुआ है। तो ये सारे रीजन का चाइना में कोविड-19 पॉलिसी की वजह, जापान और साउथ कोरिया ने डायमंड और पेट्रोलियम का जो इंपोर्ट है वो रिड्यूस किया उसकी वजह से, और रशिया में सैंक्शन की वजह से, इन सारे रीजन्स की वजह से इंडिया का जो एक्सपोर्ट है इन रीजन्स में वो हमें डिक्लाइन होता हुआ दिख रहा है इस फाइनेंशियल ईयर 23 में। लेकिन ऑन द अदर हैंड ये सारे कंट्रीज में हमारा जो एक्सपोर्ट है वो इंक्रीज हुआ एज पर द रिसेंटली पब्लिश डेटा। आप देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप, डिजिटल इंडिया अ टेल ऑफ टू रियलिटीज। बेसिकली ये एक सर्वे है जहां पर जो इंडिया के यूथ हैं उनकी स्किल्स, स्पेशली टेक स्किल्स और डिजिटल स्किल्स का सर्वे किया गया है। एक साइड जहां हम ये क्लेम कर रहे हैं कि इंडिया जो है डिजिटलाइज होता जा रहा है, हम पेमेंट डिजिटल कर रहे हैं, हर काम हम डिजिटल कर रहे हैं, वहीं अगर हम स्किल की बात करें तो 70% ऑफ इंडियन यूथ जिनकी एज 15 से 29 साल के बीच में हैं वो किसी भी तरह का मेल अटैचमेंट के साथ सेंड नहीं कर सकते। उनके पास इतनी स्किल, उनको पता नहीं कि एक ईमेल अटैचमेंट के साथ कैसे सेंड करना है। नियरली 60% कैन नॉट कॉपी एंड मूव अ फाइल from a folder and over 80% cannot transfer file between the computer and two devices। ऐसा इस सर्वे में पाएगा। तो रियलिटी बाइट्स हैं, रियलिटी चेक हैं कि जो हमारा बेसिक स्किल जिसको हम बोलते हैं ना, इंडिया का डेमोग्राफिक डेविड 15 से 30 साल के बीच में जो हमारा यूथ है उसके पास कितनी टेक्निकल स्किल है। इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और फेसबुक तो सब यूज़ करते हैं, लेकिन अगर टेक्निकल स्किल्स की बात करी जाए, एम्प्लॉयबल स्किल्स की बात करिए तो हमारे यूथ में इतनी डिजिटल स्किल्स अभी भी नहीं है। हम ये देख सकते हैं कितने कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, कितने डॉक्यूमेंट्स अटैच करके सेंड कर सकते हैं। दिस इज द रियलिटी चेक, यू कैन जस्ट हैव द ग्लिम्स ऑफ इट। तो आगे आने वाले टाइम में इंडिया कैसे अपने डेमोग्राफिक डिविडेंड को रियलाइज करेगा, इट्स अ बिग क्वेश्चन मार्क ऑन इंडिया एंड इंडियन यूथ। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप, कार्बन टैरिफ में हर्ट EU मोर ऑफिशियल्स। तो जो EU ने जो कार्बन टैक्स लगाया है जिसके बारे में हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं, CBAM भी बोलते हैं इसको, कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म, और इसको लेकर के इंडिया और EU के बीच में बहुत टाइम से टसल भी चल रहा है। अभी मिंट ने आज की न्यूज़ में कवर किया है कि इंडिया और EU का जो ट्रेड है, या स्पेशली हम बोले इंडिया जो EU को एक्सपोर्ट करता है उसमें केवल 1.5% ही इम्पैक्ट करेगा बिकॉज ऑफ दिस कार्बन टैरिफ, बिकॉज ऑफ दिस कार्बन टैक्स। इसका मतलब कि इंडिया का एक्सपोर्ट जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं करेगा बिकॉज ऑफ दिस CBAM मैकेनिज्म। इसका नुकसान जो है वो EU कंट्रीज को ही ज़्यादा होगा। सो गवर्नमेंट इज स्टडिंग द पॉसिबल इम्पैक्ट ऑफ दिस EU कार्बन टैक्स और EU's कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म, और इसका कंपेरिजन जो अदर कंट्रीज से किया जा रहा है। इंडिया की जो फाइंडिंग्स आई हैं वो ये है कि इंडिया के एक्सपोर्ट पर, इंडिया का एक्सपोर्ट मीन्स इंडिया जो एक्सपोर्ट करता है EU कंट्रीज को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होगा, अप्रॉक्सीमेटली 1.5% का ही इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। इवन EU के जो खुद के कंट्रीज है वो ही इस CBAM मैकेनिज्म से ज़्यादा इम्पैक्ट होंगे। इसी के साथ एक और न्यूज़ है वो भी देख लेते हैं, फर्स्ट इंडिया EU ट्रेड टैक काउंसिल मीट टुमारो। तो और इसी पर्टिकुलर कंट्रोवर्सी के बीच में जो फर्स्ट मिनिस्ट्रियल लेवल की मीटिंग है इंडिया और यूरोपियन यूनियन के ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल TTC भी बोलते हैं, वो कल होने वाली है, यानी मई 16 को ब्रसेल्स में होने वाली है। और इसमें दोनों ही साइड जो है वो स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजीज़ और डिजिटल कनेक्टिविटी, क्लीन एनर्जी, ट्रेड, इन्वेस्टमेंट के इश्यूज़ को लेकर के डिस्कशन करेंगे और इन सारे एरियाज़ में बेटर कोऑपरेशन को सीख करेंगे। लेट अस सी ये मीटिंग का आगे क्या डिसीजन आता है, क्या इंडिया कार्बन टैक्स का इशू इस पर्टिकुलर मीटिंग में रेज करता है या नहीं। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप, 3 लैंडिंग ब्रोकर्स ऑन सेबी RBI ED रडार। तो सस्पेक्टेड मनी लॉन्ड्रिंग और फ्रॉडुलेंट ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ को लेकर के इंडिया के जो टॉप 3 ब्रोकर हाउसेज हैं, ब्रोकरेज हाउसेज हैं, वो फिलहाल के लिए इन तीनों ही रेगुलेटरी बॉडीज़ के रडार पर हैं। तो इनके जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं, ओवरसीज एक्टिविटीज़ हैं, उनको भी तीनों ही एजेंसीज जो हैं वो मॉनिटर कर रही हैं। और ऐसा कहा जा रहा है कि CBI को भी पिक्चर में लाया जा सकता है। कौन सी 3 ब्रोकरेज हाउसेज, इनका नाम अभी डिस्क्लोज नहीं किया गया, बट ऐसा कहा जा रहा है कि टॉप 3 ब्रोकरेज हाउसेज हैं इंडिया के, लीडिंग ब्रोकरेज हाउसेज हैं इंडिया। तो अगर कोई इन्वेस्टिगेशन में कुछ सिग्निफिकेंट फाइंडिंग आती है तो डेफिनेटली इंडिया का जो ब्रोकरेज
इंडस्ट्री हो उस पर हमें सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। केसेस क्या है? मनी लॉन्ड्रिंग और फ्रॉडुलेंट ट्रेडिंग एक्टिविटीज। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। हैव अ नाइस